एवरीवन, ये वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एमिनो एसिड कैटाबॉलिज्म के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एमिनो एसिड कैटाबॉलिज्म इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक IIT जैम, गेट, CSIR नेट एट्सेट्रा। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक बर्गर खाया है जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स है। तो अभी देख लेंगे इसमें से जो प्रोटीन हमको मिला एक खाने के बाद, वो प्रोटीन कैसे कैटाबोलाइज्ड होगा, राइट। तो प्रोटीन तो टूट के बन जाएगा एमिनो एसिड, राइट, और वो एमिनो एसिड बॉडी में एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। अल्टीमेटली वो एमिनो एसिड का कैटाबॉलिज्म क्या होता है या फिर उसका फेट क्या होता है, वही है आज का डिस्कशन का टॉपिक। तो ओवरऑल एक आइडिया कर लेते हैं एमिनो एसिड का होता क्या है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को प्रोटीन दोनों सोर्स से मिल सकता है। आइदर तो वो है डाइट से, राइट, जैसे यहां पे मिला, या फिर स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में आपको मिल सकता है इंट्रासेलुलर प्रोटीन, जैसे कि स्टार्वेशन के दौरान, राइट। स्टार्वेशन के दौरान जब कुछ नहीं मिलेगा तब प्रोटीन टूट के प्रोटीन फ्यूल के जैसे इस्तेमाल होगा, राइट। सो दोनों सोर्स से आपको प्रोटीन मिल सकता है। अभी ये क्या होगा, दोनों ही तोड़ के क्या बना देगा, एमिनो एसिड बना देगा, राइट। अभी एमिनो एसिड जो है ये कैटाबोलाइज्ड होके दो हिस्सों में टूट जाता है, और ये सीक्वेंशियली होता है, लेकिन मैं ओवरऑल अभी लिख रहा हूं। एक तो उसका कार्बन स्केलेटन अलग हो जाता है, और उसका जो एमिनो ग्रुप है वो अमोनिया के फॉर्म में आ जाता है। अभी ये अमोनिया जो है ये बहुत ही सॉल्युबल है और काफ़ी हार्मफुल भी है ऑर्गेनिज्म के लिए। तो क्या होगा, अमोनिया को आइदर यूटिलाइज कर लेना होगा या फिर उसको प्रॉपरली एक्सक्रीट कर देना होगा। अगर वो बॉडी में रह गया तो प्रॉब्लम हो गया। तो अमोनिया को किसी फॉर्म में एक्सक्रीट किया जाएगा, और उसी के लिए एक इंपॉर्टेंट साइकिल होता है हमारा बॉडी में जिसको बोलता है यूरिया साइकिल, ठीक है। सो अमोनिया बाइकार्बोनेट के साथ मिलके बना देता है कार्बामोइल फॉस्फेट। अभी ये कार्बामोइल फॉस्फेट यूरिया साइकिल में क्या हो जाता है, अल्टीमेटली कार्बामोइल फॉस्फेट यूरिया साइकिल में अल्टीमेटली एक्सक्रीट हो जाता है, राइट। यूरिया साइकिल में क्या बन जाता है, अल्टीमेटली यूरिया इज द एंड प्रोडक्ट, और यूरिया के रूप में ये एक्सक्रीट हो जाता है, राइट। या फिर जो NH4 है ये क्या हो सकता है, यूटिलाइज्ड हो सकता है, राइट। किसमें, यूटिलाइज्ड टू मेक एमिनो एसिड्स। तो नया एमिनो एसिड बनाने के लिए भी ये यूटिलाइज्ड हो सकता है। तो हमने एक फेट देख लिया अमीन ग्रुप का। भी जो कार्बन स्केलेटन है उसका हम लोग फेट देखेंगे। कार्बन स्केलेटन का क्या हो सकता है, कार्बन स्केलेटन से क्या बन सकता है, अल्फा कीटो एसिड बन सकता है, राइट। और यही कीटो एसिड इस्तेमाल हो जा सकता है और एक साइकिल में जो है कि अपना साइट्रिक एसिड साइकिल, राइट। और साइट्रिक एसिड साइकिल में अल्टीमेटली वो CO2, H2O एंड ATP बना देता है। तो ये बनाऊंगा TCA साइकिल। तो हम लोगों ने देखा यूरिया साइकिल था जो कि अमीन ग्रुप को निकालने के लिए यूज किया जाता है, और अमीनो एसिड का जो कार्बन स्केलेटन है वो एक इंटरमीडिएट जैसा काम करता है, वो TCA साइकिल में यूटिलाइज्ड हो सकता है, राइट गाइस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी यूरिया साइकिल और TCA साइकिल एक्चुअली इंटरलिंक्ड है वाया अ स्पेसिफिक मैकेनिज्म, एंड इसको बोलते हैं एस्पार्टेट आर्जिनोसक्सिनेट शंट, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन ये दोनों साइकिल भी काफी इंटररिलेटेड एंड इंटरट्वाइंड है। तो ये हो गया अपना ओवरऑल एमिनो एसिड का कैटाबॉलिक फेट। तो हम लोगों ने देख लिया कि एमिनो एसिड का कैटाबॉलिज्म कैसे होता है।
तो ओवरऑल दोनों हिस्सों में ये बट गया, एक तो है अमोनिया और एक है कार्बन स्केलेटन, और ईच ऑफ देम क्या बनाया वो भी हम लोगों ने देख लिया, दोनों का इंडिविजुअल फेट भी हम लोगों ने देख लिया। तो अभी क्या करना है, थोड़ा डिटेल्स में जाके हम लोग बात करेंगे, राइट गाइस। तो चलिए देखते बात करते थोड़ा डिटेल्स में। तो ये जो एमिनो एसिड कैटाबॉलिज्म हो रहा है ओवरऑल कहाँ पे हो रहा है, सबसे ज्यादा हो रहा है अपना लीवर पे। तो चलिए लीवर पे फोकस करते हैं और थोड़ा जान लेते हैं लीवर में क्या हो रहा है। सो गाइस, लीवर में क्या हो रहा है वो हम लोग देख लेंगे। तो आप लोग देखो कि जो भी डाइट से आपको अमीनो एसिड मिलेगा, आप अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, ऐसे अमीनो एसिड मिल सकता है, राइट, डाइट से। और सारे का सारे अमीनो एसिड का जो कैटाबॉलिज्म होगा वही हम लोग देखेंगे। तो सारे का सारे अमीनो एसिड क्या बना सकता है, सारे का सारे अमीनो एसिड जनरली फनल डाउन होता है ग्लूटामेट बनाने के लिए, ठीक है, एल ग्लूटामेट बना देता है वो। तो ये कैसे होता है हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई भी एक एल अमीनो एसिड है, ठीक है, एल अमीनो एसिड, नॉट डी अमीनो एसिड गाइस, एल अमीनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक अमीनो एसिड ये जैसा है। तो आपको समझ में आ गया इसका ज्विटर आयोनिक फॉर्म। तो अभी गौर से देखिए इसका जो अमाइन ग्रुप है, राइट, यही ट्रांसफर होने जाएगा। तो पहले देख लेते हैं कि क्या होता है। ये अमीनो एसिड से क्या बनता है, अमीनो एसिड से बन जाता है एक कीटो एसिड, राइट। वो कीटो एसिड तो आप लोगों ने देख लिया कैसे यूटिलाइज्ड हो जाएगा बॉडी में, तो बन जाएगा कीटो एसिड। और ये प्रोसेस को जो ट्रिगर करता है, जो एंजाइम इस प्रोसेस को ऑगमेंट करता है, उसका नाम है एमिनो ट्रांसफरेज। मतलब सिंपली एमीन ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन कहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। एमिनो ट्रांसफरेज, और इसका एक इंपॉर्टेंट कोफैक्टर है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज पीएलपी, डिराइव फ्रॉम विटामिन B6 और पाइरिडॉक्सल, राइट, पाइरिडॉक्सामीन। तो पाइरिडॉक्सल फॉस्फेट है इसका कोएंजाइम ना। अभी क्या है, इसके साथ साथ ही और एक इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। तो इसके साथ साथ क्या होता है गाइस, इसके साथ साथ जो होता है वो इंपॉर्टेंट है। अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है, अल्फा कीटोग्लूटरेट, अल्फा केजीए लिख रहा हूं मैं, वो एक्चुअली ये अमीन ग्रुप को ले लेता है और वो बना देता है एल ग्लूटामेट, राइट। सो अल्टीमेटली आपको क्या मिल रहा है, ग्लूटामेट मिल रहा है, एल ग्लूटामेट मिल रहा है, राइट। और किसने ये एक्सेप्ट किया है अमीन ग्रुप को, वो एक्सेप्ट किया अल्फा कीटोग्लूटरेट ने, क्योंकि अल्फा कीटोग्लूटरेट काफी अबंडेंट है और वो अमीनो ग्रुप को भी एक्सेप्ट कर सकता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपका अमीनो ग्रुप एक्सेप्ट हो गया और बन गया अपना ग्लूटामेट। तो सारे अमीनो एसिड क्या करता है, ऐसे ग्लूटामेट में ही फनल डाउन हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला यही अमीन ग्रुप है जो कि आ गया ग्लूटामेट पे। तो अभी बहुत सारे अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप था, वो सब फनल होके कहाँ पे आ गया, वो सारे का सारे फनल होके आ गया अपना ग्लूटामेट में, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सारे का सारे अमीनो एसिड का जो अमीन ग्रुप है वो फनल होके आ जाता है अपना ग्लूटामेट में, एल ग्लूटामेट बना देता है, ओके। सो एल ग्लूटामेट वो बना देता है। तो उसके बाद हम लोगों को क्या जानना है, इसके बाद क्या होता है। फिर भी देखो अमीन ग्रुप तो रह गया, तो अमीन तो मतलब निकल नहीं गया ना, तो इसके बाद क्या होता है जो भी है। लेकिन ये जो प्रोसेस हम लोगों ने बताया अभी, ये प्रोसेस को बोला जाता है, ये प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसएमिनेशन, ठीक है। ये प्रोसेस है ट्रांसएमिनेशन, दिस इज नोन एज ट्रांसएमिनेशन। अभी दोस्तों ट्रांसएमिनेशन के बाद होता है डीएमिनेशन, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रांसएमिनेशन एंड डीएमिनेशन। और सारे के सारे ज़्यादा से ज़्यादा दौर लीवर पे ही होता है, लीवर को छोड़ के भी बाकी जगह पे होता है, लेकिन लीवर पे ही ज़्यादा होता है। तो अभी देख लेते हैं अभी क्या हो गया, ट्रांसएमिनेशन के बाद ग्लूटामेट आपको मिल गया, राइट। अभी ये ग्लूटामेट क्या हो जाएगा देखते वो। ग्लूटामेट अभी बाय सर्टेन एंजाइम्स टूट के क्या बनाएगा गाइस,
फिर से वो रीजेनरेट करेगा अल्फा कीटोग्लूटरेट। ओके, लेकिन उसका जो अमीन ग्रुप था, अभी वो अमीन ग्रुप का क्या होता है वही हम लोगों को जानना है। तो इसका अमीन ग्रुप निकल जाएगा, राइट, और वो लिवर में वो अमीन ग्रुप अल्टीमेटली किस में कन्वर्टेड हो जाएगा, यूरिया में। और ये एक साइक्लिक प्रोसेस में होगा जिसको बोलते हैं गाइस यूरिया साइकिल। ओके, और ये प्रोसेस जो है डीएमिनेशन का प्रोसेस, मतलब अमीन ग्रुप को निकाल देना अमोनिया का फॉर्म में। ये जो प्रोसेस है ये ट्रिगर कौन करता है, ये ट्रिगर करता है एक बहुत ही खास एंजाइम जिसको बोलते हैं ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। यस, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज ये प्रोसेस को ट्रिगर करता है। तो अभी ग्लूटामेट के बाद हमारे पास क्या रहा, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज से ग्लूटामेट को तोड़ दिया, उसके बाद हमारे पास क्या रहा, रह गया हमारे पास अमोनिया। अभी ये अमोनिया को ज़्यादा देर तक रखा तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो अभी एक हेपाटोसाइट में देखते क्या होता क्या है लिवर के अंदर। तो ये एक हेपाटोसाइट है। ओके, सो ये एक लिवर हेपाटोसाइट है। अभी इसमें क्या होता है वो हम देख लेंगे। इसमें हम लोगों को क्या मिल गया, सारे एमिनो एसिड जो है, सो वो सारे क्या किया, वो ग्लूटामेट बना दिया, राइट। अभी वही ग्लूटामेट फिर से क्या तोड़ के क्या बनाया, अमोनिया, राइट, एंड प्लस अल्फा कीटोग्लूटरेट विच कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस अदर मेटाबॉलिक पर्पसेस। लेकिन अभी ये जो अमोनिया है ना, ये अमोनिया क्या होगा, ये अमोनिया एक स्पेसिफिक साइकिल के थ्रू निकल जाएगा। किस फॉर्म में निकल जाएगा, यूरिया के फॉर्म में, राइट, और उसे ही बोलते हैं यूरिया साइकिल। तो यूरिया साइकिल का मोटिवेशन तो हम लोगों को समझ में आ गया, लेकिन देखना पड़ेगा ये प्रोसेस है क्या। तो यूरिया साइकिल का जो पूरा प्रोसेस है वो थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और थोड़ा सा साइटोसॉल में होता है। तो हम लोग इसको समझने के लिए एक अलग पिक्चर में देखते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जूम्ड इन व्यू में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों को जो मिलने वाला है वो है सेवरल एमिनो एसिड। जो है सेवरल एमिनो एसिड वो तो ट्रांस एमिनेशन के द्वारा आपका ग्लूटामेट बना दिया, राइट। सो सेवरल एमिनो एसिड क्या बना दिया भाई, सेवरल एमिनो एसिड बना दिया ग्लूटामेट, राइट। तो ग्लूटामेट का स्ट्रक्चर जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। हम लोग यूरिया साइकिल को बहुत ही मिनिमलिस्टिक अप्रोच में देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और उतना ही हमको आना चाहिए, ठीक है। ये है ग्लूटामेट। तो आपको ग्लूटामेट मिल गया, राइट। एमिनो एसिड से आपको मिल गया ग्लूटामेट एंड द प्रोसेस इज ट्रांसएमिनेशन। तो ट्रांसएमिनेशन के बाद हो गया डीएमिनेशन, जहां पे आपको डायरेक्ट अमोनिया मिल जाता है। और यहाँ पे जो अमाइन ग्रुप है वही एक्चुअली, यहाँ पे जो अमाइन ग्रुप है वही एक्चुअली निकल गया और यहाँ पे आ गया। अभी ये अमाइन ग्रुप को आपको यूरिया के फॉर्मेट में निकालना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि ये यूरिया साइकिल का रेट लिमिटिंग स्टेप कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया पे या फिर साइटोसॉल में। एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया पे वो हो रहा है। तो ये जो अमोनिया है ये कन्वर्टेड हो जाएगा एक पर्टिकुलर सब्सटेंस में जिसको बोला जाता है गाइस कार्बामोइल फॉस्फेट। ओके, तो पहले क्या हो जाएगा गाइस, कार्बामोइल फॉस्फेट बन जाएगा। तो अब देखिए कार्बामोइल फॉस्फेट बन गया अमोनिया से, ये पहले वाला स्टेप है। तो यहाँ पे क्या लगता है, और बाइकार्बोनेट लगता है, ये बना दिया अपना कार्बामोइल फॉस्फेट। तो यहाँ पे जो एंजाइम है ये एंजाइम बेसिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस एंजाइम इज नोन एज CPS1 कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज। ओके, ये जो एंजाइम है सिंथेटेज एंजाइम है। तो इसका फंक्शन के लिए क्या चाहिए भाई, ATP चाहिए।
तो एटीपी के द्वारा ये अल्टीमेटली क्या बना दिया, इसने बना दिया कार्बामोइल फॉस्फेट, राइट, कार्बामोइल फॉस्फेट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट सा स्टेप है, और ये है अपना रेट लिमिटिंग एंजाइम। ओके, मतलब जब भी हमको रेगुलेशन के बारे में सोचना है, इस एंजाइम का रेगुलेशन के बारे में सोचना है, राइट। ठीक है, तो अभी देखते हैं कार्बामोइल फॉस्फेट यूरिया साइकिल में एंटर होके बनाता क्या है, वही तो देखना पड़ेगा, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक और भी चीज होता है जिसको बोलता है ऑर्निथिन। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या है, उतना भी इंपॉर्टेंट अभी नहीं है। तो अभी देख लेते हैं ऑर्निथिन से क्या होता है। बेसिकली ऑर्निथिन कार्बामोइल फॉस्फेट के साथ मिलके बनाता है सिट्रुलिन। ओके, सो ऑर्निथिन बना देता है सिट्रुलिन, किसके साथ मिलके, कार्बामोइल फॉस्फेट के साथ मिलके। ओके ओके फाइन। सो सिट्रुलिन का फॉर्म में आ गया अपना एमाइन ग्रुप, जो कि रिलीज होने वाला है और निकलने वाला है, राइट गाइस। तो अभी देखते हैं उसके बाद क्या होता है। उतना भी अभी स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है, बुक में जैसे पढ़ाया जाता है हम लोग थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे। तो अभी यूरिया साइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट जो गोल है, टू एक्सक्रीट यूरिया, एक्सक्रीट द अमोनिया इन फॉर्म ऑफ यूरिया। अभी साइट्रुलिन बहुत ही डिफरेंट इंटरमीडिएट से गुजर के क्या करेगा, इंटरमीडिएट से गुजर के वो अल्टीमेटली जो बनाएगा वो बनाएगा यूरिया, राइट। तो ये इंटरमीडिएट्स उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि ये बनाता है सिट्रुलाइल एएमपी इंटरमीडिएट। ओके, ये उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उसको ग्रे में रख रहा हूं। ओके गाइस, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बनाता है चीज जिसको बोलता है आर्जिनिनो सक्सिनेट। ओके, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्जिनिनो सक्सिनेट से क्या बन जाता है गाइस, आइदर तो बनता है आर्जिनिन या बन जाता है फ्यूमरेट, मतलब दोनों ही बन जाता है, आर्जिनिन एंड फ्यूमरेट दोनों ही बन जाता है। तो फ्यूमरेट तो डायरेक्टली टीसीए साइकिल में यूटिलाइज हो सकता है। अभी जो आर्जिनिन बना, ये हो गया अपना इंटरेस्ट के पॉइंट। ठीक है गाइस, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो आर्जिनिन जो है ना, आर्जिनिन से रीजेनरेट होता है ऑर्निथिन। ओके गाइस, तो आर्जिनिन से रीजेनरेट होता है ऑर्निथिन, तो आर्जिनिन से ही बनता है ऑर्निथिन। लेकिन यही प्रोसेस से जब आर्जिनिन से ऑर्निथिन बन रहा है ना, तब क्या हो गया, तब निकल गया यूरिया। ओके, और यूरिया, दिस यूरिया हैव टू बी एक्सक्रीटेड गाइस। तो ये यूरिया एक्सक्रीट हो जाएगा और बॉडी को टॉक्सिसिटी से बचा लेगा, राइट। तो ये यूरिया एक्सक्रीशन हो जाएगा। तो यही है हमारा यूरिया साइकिल, एटलीस्ट द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ इट। उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, तो थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेंगे। बेसिकली आर्जिनिन का स्ट्रक्चर जो है वो लगभग ऐसा है। राइट गाइस, तो आर्जिनिन का स्ट्रक्चर से ये वाला पोर्शन पे आप लोग थोड़ा ध्यान दो। देखो यही वाला पोर्शन एक्चुअली ना यूरिया होके निकल जाता है, और वही हम लोगों का यूरिन में एक्सक्रीटेड हो जाता है। सो दिस वाज द ओवरऑल रिएक्शंस ऑफ यूरिया साइकिल। तो अभी हम लोगों को जो समझना है कि यूरिया साइकिल रेगुलेटेड कैसे होता है, राइट गाइस। ये भी बहुत ही खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ यूरिया साइकिल इज रेगुलेटेड। सो हाउ यूरिया साइकिल इज रेगुलेटेड, है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। तो दो टाइप का रेगुलेशन है, एक तो मॉड्यूलेशन ऑफ CPS1, दूसरा जो है दैट इज जीन एक्सप्रेशन
लेवल चेंजेस। ठीक है, तो यूरिया साइकिल का जो एंजाइम्स है उसका एक्सप्रेशन लेवल को चेंज किया जा सकता है। ठीक है गाइस, तो अभी देख लेते हैं CPS1 या फिर कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 कैसे मॉड्यूलेटेड हो सकता है। ठीक है गाइस, तो कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज का जो ये है, इसका जो एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है वो क्या है गाइस, इसका एलोस्टेरिक एक्टिवेटर जो है, जो इसको पॉजिटिवली मॉड्यूलेट करता है, इसका नाम है एन एसिटाइल ग्लूटामेट। एन एसिटाइल ग्लूटामेट। सो एन एसिटाइल ग्लूटामेट CPS1 का एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है। लेकिन अचानक से एन एसिटाइल ग्लूटामेट आया कहां से? सो गाइस, तो चलिए देख लेते हैं एन एसिटाइल ग्लूटामेट कहां से आता है। बेसिकली ग्लूटामेट का एसिटाइलेशन से एन एसिटाइल ग्लूटामेट आता है। सो ये है हमारा ग्लूटामेट। ग्लूटामेट तो बहुत जगह से डिराइव्ड हो सकता है, सारे के सारे एमिनो एसिड्स ही तो ग्लूटामेट में फनल्ड हो जाता है, या फिर ग्लूटामीन तोड़ के भी ग्लूटामेट हो सकता है एक्स्ट्रा हेपाटिक टिश्यूज से। तो ग्लूटामेट के साथ अपना एसिटाइल कोए जो है ये कंबाइंड हो जाता है। किसके हेल्प से गाइस? ये कंबाइंड हो जाता है एसिटाइल कोए के साथ विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। दिस एंजाइम इज नोन एज एन एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेज, राइट। सो एन एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेज भी, और या फिर एन एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेज का मॉड्यूलेशन भी काफी पॉजिटिव सा रोल दे देता है। ठीक है गाइस, नाउ एन एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेज को जो पॉजिटिवली रेगुलेट करेगा वो क्या करेगा, वो कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेसिस 1 को भी पॉजिटिवली रेगुलेट करेगा। और ऐसा कौन सा वाला सब्सटेंस है? ऐसा सब्सटेंस है आर्जिनिन। तो आपको पक्का पता चल गया कि आर्जिनिन एंड एन एसिटाइल ग्लूटामेट ये दोनों ही पॉजिटिव रेगुलेटर है यूरिया साइकिल एंजाइम्स का, यूरिया साइकिल का रेट लिमिटिंग एंजाइम CPS1 का। ओके गाइस, तो ऐसे यूरिया साइकिल मॉड्यूलेटेड होता है। अभी जीन एक्सप्रेशन लेवल पे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सा मॉड्यूलेशन होता है गाइस। ओके, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो कैसे होता है। ऑब्वियसली जीन एक्सप्रेशन डिपेंड्स अपॉन डाइटरी इनपुट, मतलब आपका एमिनो एसिड का इनपुट देख लिया, तो हर एक पर्सन का डाइट में डिफरेंट डिग्री ऑफ एमिनो एसिड इनपुट होता है। मानो कि आपका डाइट में बहुत ज्यादा एमिनो एसिड है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा चाहिए यूरिया साइकिल एमिनो एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए, अमोनिया ग्रुप को आपको क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा यूरिया साइकिल करना चाहिए। तो आपका यूरिया साइकिल भी ज्यादा चलेगा, और यूरिया साइकिल का जो एंजाइम है वो भी क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेस होगा। सो देयर आर मेटाबॉलिक सेंसर्स, ओके, जो आपका मेटाबॉलिक इनपुट को समझ सकता है और उसको अल्टीमेटली जीन एक्सप्रेशन में ट्रांसलेट कर सकता है। ओके, तो अगर आप ये सिचुएशन का सोचो तो यहां पे कौन सा वाला जीन एक्सप्रेस होगा? यूरिया साइकिल जीन्स, राइट। मतलब जो जो जीन्स यूरिया साइकिल का एंजाइम को एनकोड करता है वो सारे जीन्स एक्सप्रेस होगा, एंड दैट हेल्प्स इन यूरिया साइकिल, राइट। तो मेटाबॉलिक सेंसर्स का रोल भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपको यह बताना चाहता हूं, जिन लोगों का डाइटरी इनपुट जैसा है उसके हिसाब से आपका यूरिया साइकिल का डिमांड रहता है। फॉर एग्जांपल, आपने बहुत ज्यादा प्रोटीन खाया, जैसे आप बॉडी बिल्डर हो तो आपने बहुत ज्यादा प्रोटीन डाइट लेते हो, राइट। आप तो इसी सिचुएशन में आपका बॉडी को एक्सक्रीट करना है बहुत ही ज्यादा अमाइन प्रूफ, राइट। तो देन आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत होगा यूरिया साइकिल का, रादर देन अगर आपका पूरा डाइट कार्ब बेस्ड है, राइट, और आप इतना प्रोटीन इंटेक करते ही नहीं हो। तो डिफरेंट पीपल में यूरिया साइकिल भी डिफरेंट वे में मॉड्यूलेट होता है। सो दो लेवल पे एटलीस्ट मॉड्यूलेशन होता है, जीन एक्सप्रेशन लेवल पे एंड एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन पे। इसको छोड़ के भी एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस भी है जिसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। लेकिन यूरिया साइकिल का जो डिसऑर्डर है वो एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक डिजीज है। उसमें क्या किया जाता है? लोगों को प्रोटीन इंटेक लोगों का कंट्रोल किया जाता है। ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा देखा एमिनो एसिड कैटाबॉलिज्म का फ्लो चार्ट। तो ओवरऑल हम लोगों ने ये वीडियो में क्या सीखा? एमिनो एसिड कैटाबॉलिज्म का फ्लो चार्ट के बारे में, जो जिससे हम लोगों ने देखा पहले क्या होता है गाइस? पहले होता है ट्रांसएमिनेशन, देन होता है डीएमिनेशन,
एंड देन हो जाता है यूरिया साइकिल। तो ट्रांसएमिनेशन में क्या हो जाता है, फ्रॉम ऑल एमिनो एसिड इट बिकम्स ग्लूटामेट। डीएमिनेशन में क्या होता है, फ्रॉम ग्लूटामेट इट रिलीज द एमिन ग्रुप। अल्टीमेटली यूरिया साइकिल में क्या हो जाता है, एमिन ग्रुप से बन जाता है यूरिया, और जो कि लेस टॉक्सिक है, राइट, देन अमोनिया, एंड इट वुड बी नाउ एक्सक्रीटेड। तो आई होप आपको ये मेटाबॉलिक मैप बहुत ही सही लगा। अगर आपको ऐसे मेटाबॉलिक मैप्स पसंद आ रहा है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर माय चैनल लिंक विथ योर फ्रेंड्स, और कमेंट में मेरे को बताओ कैसे लग रहा है।